आज हम लोग जेसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित 5 मॉडल प्रश्न पत्रों में से तीसरे मॉडल प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। तो तीसरे मॉडल प्रश्न का पहला प्रश्न है, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और ग्रीक भाषा है ऑप्शन बी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है संसाधनों का विकास, संसाधनों का अपव्यय, आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन और आर्थिक विकास। तो इसमें सही आंसर होगा सी। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो ऑप्शन है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, सी अल्फ्रेड मार्शल और डी में है एडम स्मिथ। तो आप जानते हैं कि एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसलिए सही आंसर होगा एडम स्मिथ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, महबूब उल हक, रघुराम राजन और एडम स्मिथ। तो इसमें सही आंसर है सी रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? यह आंसर होगा एक फर्म का संतुलन। सातवां प्रश्न है, किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 20 - 2P है और बस बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता हैं, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करना होगा, मांग फलन को 20 से गुणा करना होगा। तो 20 से गुणा करेंगे तो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 और 20 को 2P से गुणा करेंगे तो 40P। इसका आंसर होगा 400 - 40P। तो आप देख रहे हैं कि 400 - 40P बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? आठवां प्रश्न है, सुख, आनंद, आवश्यकताओं की संतुष्टि और दुख। तो इसका सही आंसर होगा सी आवश्यकताओं की संतुष्टि। निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? सही आंसर होगा सीमांत उपयोगिता ऑप्शन डी। 10 प्रश्न है, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करता है। तो संतुलन की अवस्था में तो एक उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता मिलती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी। 12 है कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के मध्य बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी? तो मध्य बिंदु है G, तो मध्य बिंदु पर मांग की लोच 1 होती है, आंसर होगा इसका बी। 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता कौन नहीं है? उपयोगिता की गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, ये उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए। अब यहाँ पर है कि एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपए को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें 4 रुपए, 5 रुपए तथा मात्राएं क्रमशः X तथा Y है। मतलब X जो है वो रसगुल्ले की मात्रा है और रसगुल्ले की कीमत 4 रुपए है, मतलब रसगुल्ला पर हम कितना खर्च करेंगे? 4x खर्च करेंगे। उसी प्रकार गुलाब जामुन पर खर्च करेंगे 5x, और दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम के बराबर होना चाहिए। तो बजट रेखा का समीकरण होगा 4x + 5y = 20। तो इसका आंसर है सी सही आंसर है। 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? प्रतियोगी वस्तुओं का संयोग है, देखते हैं। चाय और चीनी पूरक वस्तु है, ब्रेड और बटर ये भी पूरक वस्तु है, कार और पेट्रोल ये भी पूरक वस्तु है, इसका सही आंसर होगा डी। 16वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत क्या होगी? तो कीमत अक्ष मतलब y अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब हो गया कि कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब मांग की लोच 0 है।
इसका आंसर होगा डी। उत्पादन से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है आगत का निर्गत में रूपांतरण, तो आगत का निर्गत में रूपांतरण को हम उत्पादन कहते हैं। बी है नई उपयोगिता का सृजन, तो नई उपयोगिता का सृजन भी उत्पादन प्रक्रिया में होता है। साधनों की सहायता से वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण, ए भी सही है। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है कुल उत्पादन में परिवर्तन बटे परिवर्तन, परिवर्ती साधन की मात्रा में परिवर्तन, तो इसको हम लोग कहते हैं सीमांत उत्पाद। तो इसका सही आंसर होगा बी, सीमांत उत्पाद। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक जो साधनों की सहायता से वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करता है। इसका सही आंसर होगा साधनों की सहायता से वस्तुओं सेवाओं के निर्माण करने वाला व्यक्ति को ही हम उत्पादक कहते हैं। उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 और उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 10 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? तो उत्पत्ति के साधनों में अब देख रहे हैं 5 इकाई से 6 इकाई की वृद्धि कर देंगे और कुल उत्पादन में 24 से 30 इकाई का उत्पादन हो गया, तो 6 इकाई का परिवर्तन हुआ, इसलिए सीमांत उत्पादन होगा 6 इकाई। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? औसत आगम, सीमांत आगम, कुल आगम, लाभ। तो इसका सही आंसर होगा सीमांत आगम। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर होगा कुल परिवर्तनशील लागत, तो ऑप्शन सी है, सी सही है। 23 प्रश्न है किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत रोज का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 1। मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है, वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी? तो एक फर्म के द्वारा पूर्ति की गई मात्रा 50 है, 3 एक जैसे फर्म है, 50 को 3 से गुणा करेंगे, इसका सही आंसर होगा 150 इकाई, डी। 25वां प्रश्न है कि एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपए और उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 70 रुपए प्राप्त करता है, तो सीमांत आगम का मान क्या होगा? इसलिए सीमांत आगम का मान होगा 20 रुपए। लाभ और लाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब, लाभ और लाभ बिंदु मतलब जहां पर उत्पादक को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, तो ये होता है जब उसके कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन सी से ही है, टीआर और टीसी आपस में बराबर होते हैं। अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत, ऑप्शन इसका होगा डी। ये दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ होता है? सामान्य लाभ, ऑप्शन सी सही है। 29वां प्रश्न है कि एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः है तो साम्य कीमत क्या होगी? साम्य कीमत है ए। इसमें क्या करना होगा कि इसको और इसको दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, आप मांग वक्र और पूर्ति को दोनों को बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद वहां से पी का वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू होगा 1। किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत रोज का मान क्या होगा? 4 को आप 5 से भाग देंगे, तो आंसर होगा 0.8। किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो लाभ है टीआर माइनस टीसी, ऑप्शन ए सही है। 32वां प्रश्न है एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? तो एम आर बराबर एम सी, इसका आंसर सही है ए, और बी, डी और सी नहीं होगा। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है कब? मांग में कमी होने से संतुलन कीमत में कमी होगी, पूर्ति में वृद्धि होने से संतुलन कीमत में कमी होगी, मांग और पूर्ति समान दर में वृद्धि होने से संतुलन कीमत में कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। श्रम से क्या तात्पर्य है? श्रम से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। 35वां प्रश्न है कि यदि श्रम का सीमांत उत्पाद एमपीएल वस्तु का मूल्य पी, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य क्या होगा? वस्तु के मूल्य से गुणा कर देंगे उसके सीमांत उत्पाद को, इसका सही आंसर होगा ए। 36वां प्रश्न है कि एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है, इसका सही आंसर होगा बी। 37वां प्रश्न है कि दीर्घकाल में संतुलन की अवस्था में एकाधिकारी की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा होती है। तो संतुलन की अवस्था में दीर्घकाल में है तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एकाधिकारी की तुलना में अधिक मात्रा का उत्पादन करता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? विभेदीकृत कीमत कहने का मतलब है कि दो विभिन्न उपभोक्ताओं से
और अलग अलग कीमत वसूल करना, तो यह संभव है एकाधिकार में, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। 39वां प्रश्न है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? अधिकार में है असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है, क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, विक्रेताओं की संख्या एक होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी।